टॉपिक्स को स्टार्ट करने से पहले इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, सबसे पहले अपन उनकी बात करेंगे। ऊष्मागतिकी से संबंधित कुछ डेफिनेशंस हैं, पहले उसकी बात करेंगे। सबसे पहले लिखेगा सिस्टम, निकाय, सिस्टम। सिस्टम क्या होता है बच्चों, बात ध्यान से समझिएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो फिजिकल के बाकी सारे टॉपिक्स में बहुत काम आने वाला टॉपिक है। इसमें क्वेश्चन जो बच्चों एग्जाम में आता है सीधा फॉर्मूला बेस आता है, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें इतने टाइप के फॉर्मूले बन जाते हैं कि बच्चा यही जज नहीं कर पाता कि कौन सा फॉर्मूला किस कंडीशन में लगना है। इसलिए कंसेप्ट जिसका स्ट्रांग होता है वो सही फॉर्मूला पिक कर लेता है। क्लियर है? अब देखिए बच्चों, सिस्टम कहते किसको है। थर्मोडायनेमिक्स में अपन एक डेफिनेशन देते हैं, वैसे जनरलाइज डेफिनेशन भी है कि मान लीजिए ये पूरा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है। क्या ये पूरा क्या है? एट ए टाइम, सिस्टम से ही समझ में आ जाएगी आपको बात। एट ए टाइम किसी भी ब्रह्मांड के कोने पर जिस पर आपका ध्यान केंद्रित है वही सिस्टम है। इस समय अगर आपको डीजे की बात पर आपका ध्यान केंद्रित है तो डीजे आपका सिस्टम है, और अगर बोर्ड के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित है तो ये आपका क्या है? सिस्टम। तो सिस्टम क्या हुआ? पूरे ब्रह्मांड का एक हिस्सा जिसके बारे में हम थर्मोडायनेमिक्स का स्टडी करते हैं। ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स जिसके बारे में हम थर्मो का स्टडी करते हैं। अब थर्मो का क्या स्टडी करते हैं? ऊष्मागतिकी राशियों का, थर्मोडायनेमिक एंटिटीज को स्टडी करते हैं। थर्मोडायनेमिक एंटिटीज को स्टडी करते हैं। अभी बताएंगे क्या थर्मोडायनेमिक एंटिटीज होती है, बट तुम सिर्फ ये समझिए कि ब्रह्मांड का एक ऐसा कोना जिसके बारे में आप थर्मो में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये एरिया, इस पर आपका ध्यान फोकस है, तो ये एरिया क्या है? सिस्टम। और ये इसके आसपास का पूरा एरिया क्या है? सराउंडिंग। इसको क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग, सिस्टम प्लस सराउंडिंग मिलकर के यूनिवर्स बन जाता है, पूरा ब्रह्मांड बन जाता है। मतलब ये पूरा ब्रह्मांड है, इसमें से जिसके ऊपर आप फोकस करे हुए वो क्या है? सिस्टम। बाकी उसके आसपास का सारा एरिया क्या है? सराउंडिंग। टोटल मिलकर के क्या बन गया? यूनिवर्स बन गया। तो सिस्टम ब्रह्मांड का वह हिस्सा जिसके अंदर अपन थर्मो की स्टडी करते हैं, उसके आसपास का बाकी सारा सराउंडिंग, और दोनों मिलके यूनिवर्स। और बच्चों मेरी बात सुनिए, जैसे मान लीजिए मैं ग्रीन कलर से सिस्टम को बना रहा हूं कि भाई यहां तक का सिस्टम है, ये सिस्टम, तो इसके ग्रीन के इधर वाला सारा क्या है? सराउंडिंग। और ये सिस्टम है, ये सराउंडिंग है, इनको अलग करने वाली ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ना, इसको बोलते हैं बाउंड्री। इसको क्या बोलते हैं? सीमा, बाउंड्री। मतलब ए इंटरफेस विच इज सेपरेटेड टू द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स। एक ऐसा इंटरफेस जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है, उसको क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? बाउंड्री, जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करता है। अब बाउंड्री कैसी है, इस हिसाब से सिस्टम कई टाइप का हो सकता है। बाउंड्री कैसे, मैं लिखवा दूंगा अभी आपको, बाउंड्री कैसी कैसी हो सकती है। बाउंड्री बच्चों ओपन हो, पहली बात, बाउंड्री रियल हो सकती है या विर्चुअल हो सकती है, वास्तविक या काल्पनिक हो सकती है। मतलब क्या? जैसे मैं बोलूं कि बच्चों यहां पर आप ऐश्वर्या राय को इमेजिन कीजिए, और आप मेरे कहने के कारण ऐश्वर्या को इमेजिन कर पा रहे हैं, तो इस समय आपका ध्यान किस पर केंद्रित है? तो ऐश्वर्या क्या आपका सिस्टम है। क्या आपको ऐश्वर्या की बाउंड्री रियल में दिख रही है कि सिर्फ सपनों में ही है? मतलब सिर्फ आपके इमेजिनेशन में है ना? मैं कह रहा हूं बच्चों, मानिए कि देखो मैं यहां पर भगोनी में पानी गर्म कर रहा हूं, आप फील कर रहे हो हाँ सर पानी भी गर्म हो रहा है, धुआं भी निकल रहा है। क्या रियल में भगोनी है? तो क्या भगोनी की बाउंड्रीज आपको दिख रही है या इमेजिनेशन कर रहे हो? तो बाउंड्री कैसी हो सकती है? बाउंड्री रियल भी हो सकती है और विर्चुअल भी हो सकती है, काल्पनिक भी हो सकती है, वास्तविक भी हो सकती है और काल्पनिक भी हो सकती है। क्लियर? और जो रियल बाउंड्री है, जैसे मान लीजिए एक भगोनी, इसमें आप पानी गर्म कर रहे हो, तो इस भगोनी की 3 बाउंड्री रियल है, लेकिन भगोनी तो आप यहीं तक मानोगे ना। तो ये वाली बाउंड्री क्या भगोनी की, येलो कलर वाली, वास्तविक है कि काल्पनिक है? तो मैं कहूंगा कि ये एक ऐसा सिस्टम है जिसकी 3 बाउंड्री रियल है, एक बाउंड्री क्या है? विर्चुअल है। तो बाउंड्री रियल भी हो सकती है और विर्चुअल भी हो सकती है। लिखिएगा बच्चों, सिस्टम, सबसे पहले लिखिए सिस्टम।
ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स अबाउट विच थर्मोडायनेमिक एंटिटीज आर स्टडीड। ब्रह्मांड का एक हिस्सा, ब्रह्मांड का एक हिस्सा जिसके बारे में ऊष्मा गति की अध्ययन करते हैं। ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स अबाउट विच थर्मोडायनेमिक एंटिटीज आर स्टडीड। ब्रह्मांड का एक हिस्सा जिसके बारे में ऊष्मा गति की अध्ययन करते हैं। क्लियर? उसको बोलते हैं क्या? सिस्टम। इसको बोलते हैं बच्चों हिंदी में, साइड वाले को परिवेश। तो अगला लिखिए परिवेश या सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स, सराउंडिंग्स, परिवेश लिखना। रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सेप्ट टू सिस्टम इज कॉल्ड एज यूनिवर्स। इन अंग्रेजी मीडियम 12वीं वाले बच्चों को मंडे से आपको इंग्लिश मीडियम वाले बैच के साथ ही बैठना है। सो ये रिटर्न वाला इश्यू जो है ये भी सॉल्व हो जाएगा। हिंदी मीडियम वाले इस बैच के साथ बैठेंगे, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश वाले बैच के साथ बैठेंगे। और मॉर्निंग में हो गया मंडे को पूरा 12th। चलिए सर, सराउंडिंग्स लिखिएगा क्या? निकाय के अलावा ब्रह्मांड का शेष भाग, निकाय के अलावा ब्रह्मांड का शेष भाग, ब्रह्मांड का शेष भाग क्या कहलाता है? परिवेश कहलाता है। और निकाय प्लस परिवेश मिला के ब्रह्मांड, नीचे लिख लीजिएगा सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। फोटो बना लीजिएगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स। निकाय प्लस परिवेश इज इक्वल टू अक्खा ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को कितना छोटा कर दिया आपने बच्चों। मैं कह रहा हूं कि ये भगोनी में पानी गर्म हो रहा है, ये मेरा सिस्टम है, तो आप और हम सब क्या है? अरे इसको हमने सिस्टम मान लिया, तो अपन सब क्या है? परिवेश, सराउंडिंग है। और ये पूरी दुनिया, पूरा ब्रह्मांड और भगोनी मिलके क्या हो गया है? यूनिवर्स हो गया। तो थर्मो में जिसको हम एट ए टाइम फोकस करे हुए हैं वो मेरा सिस्टम है, वो मेरा, बाकी सब क्या है? सराउंडिंग है, बाकी सब परिवेश है। बोलो क्लियर है क्या? चलिए अब अगला लिखना बाउंड्री। तीसरी परिभाषा सीमा। बाउंड्री, बाउंड्री, बाउंड्री की क्या परिभाषा होगी बताओ? खेत की भी बाउंड्री होती है, घर की भी होती है। ऐसे ये वाली बाउंड्री जो किसको अलग करती है? सिस्टम और सराउंडिंग। तो हम अपन डेफिनेशन में क्या बोलेंगे? निकाय और परिवेश को अलग करने वाली इंटरफेस, जगह, लोकेशन बाउंड्री कहलाती है। निकाय और परिवेश को अलग करने वाला इंटरफेस लिखना। बाउंड्री की डेफिनेशन, इंटरफेस which is separated to the system and surroundings, interface which is separated to the system and surrounding। निकाय और परिवेश को अलग करने वाला परितंत्र। निकाय, निकाय और परिवेश को अलग करने वाला परितंत्र, परितंत्र सीमा कहलाती है, जो निम्न प्रकार की हो सकती है। सीमा कौन होगी बताओ? बताओ सीमा का जानते हो आप? किसी सीमा को? एक आपके खेत की सीमा होती है, एक देश की सीमा होती है, LOC, LAC। ऐसे ही जो हमारे सिस्टम की सीमा होती है उसको अपन यहाँ बाउंड्री बोलते हैं। दिस इंटरफेस। तो सीमा किसको बोला? जो किसको अलग करती है? सिस्टम और। ये कैसी कैसी हो सकती है लिखना। बाउंड्री में भी, बाउंड्री में भी पहला, बाउंड्री कैसी कैसी हो सकती है? रियल और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल, रियल और वर्चुअल, वास्तविक या काल्पनिक। लिख लो वास्तविक या काल्पनिक, रियल और वर्चुअल बोल सकते हैं। दूसरा, दूसरी बच्चों बाउंड्री में भी ओपन और क्लोज, बंद और खुली। बाउंड्री में भी ओपन और क्लोज, खुली या बंद, खुली या बंद। तीसरी हो सकती है बच्चों बाउंड्री रिजिड, रिजिड और वेरिएबल। रिजिड को हिंदी बोलेंगे बच्चों दृढ़,
या परिवर्तनीय। कैसी कैसी हो सकती है? दृढ़ या परिवर्तनीय, रिजिड या वेरिएबल्स, रिजिड या वेरिएबल। क्या मतलब है रिजिड और वेरिएबल से? एक बात बताओ बच्चों, मैंने बोला कि एक बंद पात्र है, कैसा पात्र है? तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा क्या? मैंने बोला एक बंद पात्र है, क्लोज कंटेनर है, तो उसका आयतन वॉल्यूम फिक्स रहेगा। इतना तो सभी जानते हो यार, सभी इतना 10वीं पास हो, सभी जानते हो। माना कि 12वीं प्रमाण पत्र से पढ़ लिए, कई ऐसे भी हैं जिन्होंने ओरिजिनल 12वीं का एग्जाम दिया है, कईयों को तो याद भी नहीं है, पता नहीं कब दिया। उन सब बातों को मैं याद नहीं दिलाना चाहता बेटा, उस बात को दफना देते हैं अपन, है ना। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं कि बताओ, मैंने बोला क्लोज कंटेनर, कौन सा कंटेनर? क्लोज। इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट हुआ कि नहीं हुआ? इसमें भी किसी को आपत्ति है? मुझे है, लेकिन सब गलत बोल रहे हो। बाउंड क्लोज होने के मतलब आयतन कांस्टेंट जरूरी नहीं है। ये क्या है? मैंने क्या बोला, दोबारा सुन लीजिए। मैंने बोला क्लोज कंटेनर है। ये क्लोज है कि खुला है? घर्षण रहित पिस्टन लगा हुआ है, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। क्या इसका वॉल्यूम वेरी कर सकता है? ये क्लोज है, ओपन है? क्लोज, बट वॉल्यूम कैन बी वेरी। ऊपर गया पिस्टन तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, यहाँ नीचे आया तो घट जाएगा। तो क्लोज कंटेनर का मतलब वॉल्यूम नहीं होता, वॉल्यूम कांस्टेंट है। इस बात की गारंटी तब होगी जब अगला बोले क्लोज रिजिड कंटेनर है। कौन सा? इसकी 3 बाउंड्री कैसी? वो इसलिए बोल रहा हूं बाउंड्री इंपॉर्टेंट है। इसकी ये बाउंड्री कैसी है? रिजिड का मतलब जो अपनी जगह, वो चाट वाली जली रोक दी, हटेगा नहीं है। जो अपनी जगह फिक्स है वो क्या है? और जो चेंज हो सकती वो, इसकी कितनी बाउंड्री रिजिड है? 3। और कौन सी बाउंड्री चेंज हो सकती है? चौथी। तो मैं बोलूंगा ये बाउंड्री कैसी है? रिजिड। और ये कैसी है? वेरिएबल। तो बाउंड्री रिजिड हो सकती है और वेरिएबल भी हो सकती है। वेरिएबल बाउंड्री है मतलब पिस्टन लगा हुआ है। तो बताओ मुझे, क्या मैंने ये बर्तन ये भी बंद है और बर्तन ये भी बंद है, वॉल्यूम कौन से का कांस्टेंट है? उस वाले का, क्योंकि इसकी चारों बाउंड्रीज कैसी है? रिजिड है। चारों बाउंड्री अपनी जगह जली रोक दी, बोलो यही रहेगी। ये बाउंड्री हिलजुल नहीं सकती, ये बाउंड्री इधर उधर नहीं हो सकती, ये बाउंड्री इधर उधर नहीं हो सकती, और ये बाउंड्री भी इधर उधर नहीं हो सकती। और इफ ऑल 4 बाउंड्रीज आर, अगर स्क्वायर है तो 4, अगर सर्कल है तो एक ही बाउंड्री होगी। वो नहीं कह सकते बर्तन किसी शेप का है। बट अगर किसी भी सिस्टम की पूरी बाउंड्री कैसी है? रिजिड, तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट। तो अगर मुझे कभी आपको आगे चल के ऐसा बोलना है कि कोई ऐसा कंटेनर है जिसका वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो मुझे क्या स्टेटमेंट बोलना पड़ेगा? क्या मैं बोल दूं क्लोज कंटेनर है? क्या क्लोज कंटेनर से वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया? नो गाइस, क्लोज कंटेनर में वॉल्यूम वेरी हो सकता है, वॉल्यूम वेरी हो सकता है, लेकिन क्लोज एंड रिजिड कंटेनर है तो वॉल्यूम वेरी। अब वॉल्यूम सॉरी क्या बोलते हैं, रिजिड है या नहीं, इस बात का फैसला किससे हो रहा है? बाउंड्री से। बाउंड्री आपकी अगर रिजिड है, अगर बाउंड्री रिजिड है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, और बाउंड्री एक भी रिजिड नहीं है तो वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं होगा। दोनों क्लोज कंटेनर है, बट इसमें वॉल्यूम वेरी कर सकता है, इसमें वॉल्यूम वेरी नहीं कर सकता। यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है और यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है। समझ गए? फिक्स बाउंड्री और वेरिएबल बाउंड्री का मतलब समझ गए? तो बाउंड्री कितने प्रकार की होगी? इसकी बाउंड्री कैसी है? रियल है कि वर्चुअल है? अरे रियल है कि वर्चुअल है? तो मैं पता क्या कहूंगा, इसकी बाउंड्री के लिए 3 बातें कहूंगा। रियल, क्लोज। क्लोज है कि एक साइड से खुली है? मैं क्या कहूंगा? रियल, क्लोज एंड रिजिड। कैसी बाउंड्री है? रियल, क्लोज एंड रिजिड। क्लियर? इसको कैसी कहूंगा? रियल, क्लोज, वेरिएबल। क्या कहूंगा? रियल, क्लोज, चेंज हो रही है, फिक्स है, वेरिएबल है। बोलो क्लियर है क्या? तो बाउंड्री से डिसाइड हो रहा है कि कंटेनर कैसा होगा। क्लियर? आगे एक और टाइप से बाउंड्री बताता हूं। चौथा टाइप,
कुचालक, कौन ही माना भाई? चालक या कुचालक? गाइस, चालकता क्या होती? सॉरी, जिसे आर पार हो जाए वो चालकता है। ये गेट है, ये गेट है, इससे मैं आर पार हो जाऊं तो चालक हो गया। वो तो उसमें चालकता होती, वो विद्युत चालकता होती। देखिए चालकता बच्चों, आप एक्चुअली चालकता अलग से कोई वर्ड नहीं, दो तरह की होती है। आपसे बोले वैद्युत चालकता तो आप बोलोगे फ्लो ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं, प्रोटॉन भी जा सकते, चार्ज होना चाहिए, है ना। तो अगर वैद्युत चालकता की बात करें तो फ्लो ऑफ चार्ज। अगर कोई तार है या मटेरियल है जिसके अंदर से चार्ज एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है तो वो मटेरियल वैद्युत चालक है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टर है, अदरवाइज क्या है? इंसुलेटर। जैसे बच्चों हम चार्ज के फ्लो से वैद्युत चालकता डिसाइड करते हैं, वैसे ही हम बोलते हैं एक और तरह की चालकता होती है, उसको बोलते हैं बच्चों उष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस अपने आप में अधूरा वर्ड है, उसके साथ जब तक कि इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस या थर्मल कंडक्टेंस वर्ड ना जुड़ा जाए। लेकिन इस पूरे चैप्टर में जब भी हम कंडक्टेंस वर्ड यूज करेंगे, थर्मल कंडक्टेंस से मतलब रखेंगे। उष्मीय चालकता, उष्मीय चालकता में एक जगह से दूसरी जगह पे क्या बहता है? हीट। अगर हीट एक जगह से दूसरी जगह पे गई तो वो कंडक्टर है। जैसे मान लीजिए मैंने इसको गर्म किया, इस एंड पे गर्म किया, मैंने हीट यहाँ दी, मुझे गर्मी यहाँ महसूस हो रही है, इसका मतलब हीट यहाँ से बह के यहाँ आ गई, टेम्परेचर यहाँ से बह के यहाँ तक आ गया। इसका मतलब ये मटेरियल क्या है। और अगर मैं किसी रबड़ या प्लास्टिक के आइटम से पकड़ूं तो उससे हीट मेरे यहाँ तक नहीं पहुंचेगी, इसका मतलब मटेरियल क्या है? उष्मीय कुचालक। कौन सा कुचालक? थर्मल इंसुलेटर। क्लियर है क्या बच्चों? और मेटल बच्चों एक ऐसा मटेरियल है जिसमें दुनिया की हर कंडक्टेंस होती है, मतलब वो थर्मल कंडक्टर भी अच्छा होता है और इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी अच्छा होता है। यानी मैं अगर प्लग में भी मेटल का तार लगाऊं तो मेरे को इलेक्ट्रिक झटका भी लग जाएगा, और तार को मैं अगर बास्ते में लगाऊं तो मेरे को गर्मी भी मेरे पास पहुंच जाएगी, है ना। तो बाउंड्री कैसी है? या हम थर्मो की बात कर रहे हैं तो थर्मल कंडक्टेंस, उष्मीय चालकता की बात कर रहे हैं बच्चों। तो बाउंड्री अगर अपने अंदर से हीट को अंदर जाने या आने दे रही है तो वो कैसी होगी? थर्मल कंडक्टर। और अगर नहीं जाने दे रही तो थर्मल इंसुलेटर। मान लीजिए मेरे पास कोई थर्मस है, उसकी बाउंड्री को मैंने इस तरीके से इंसुलेटिंग बाउंड्री बना दी, इसमें से न तो हीट अंदर आती है न हीट बाहर जाती है, तो ये बाउंड्री कैसी हुई? ये बाउंड्री हुई आपकी इंसुलेटर। और ये मेटल की बाउंड्री है तो ये कैसी हुई? कंडक्टर। तो टोटल बाउंड्री कितने टाइप की होगी? 4 कैटेगरी से बांटा, ओपन, क्लोज, रियल, वर्चुअल, रिजिड, वेरिएबल, कंडक्टर और इंसु। इसके हिसाब से बच्चों बड़े अलग अलग सिस्टम आगे डिसाइड करेंगे। लेकिन आपके बात बाउंड्री की बात पल्ले पड़ गई क्या? अगर बाउंड्री ऐसी है जिसके अंदर से हीट पार हो रही है तो वो कैसी है? कंडक्टर। और हीट को पार नहीं होने दे रही तो बोलो चारों तरह की बाउंड्री लिख ली क्या? लिख ली। आगे बढ़ते हैं, लिख ली ना बाउंड्री। अब बच्चों इस बाउंड्री के हिसाब से सिस्टम 3 टाइप का होता है। लिखिए सिस्टम, सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम, निकाय के प्रकार, टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम। गाइस देयर आर 3 टाइप ऑफ सिस्टम। पहले मैं फोटो बनाता हूं फिर एक साथ डिफाइन करते हैं। एक है बच्चों ओपन सिस्टम, एक है क्लोज सिस्टम और एक है आइसोलेटेड सिस्टम। ऐसा है। व्हाट हैपेंड? कुछ हुआ? ऐसा। इसकी बाउंड्री ना बच्चों, इसकी ऑल बाउंड्रीज क्या है? ऑल बाउंड्रीज आर इंसुलेटर एंड क्लोज। इसमें ऑल बाउंड्रीज आर क्लोज एंड कंडक्टर। और इसकी बाउंड्रीज में एटलीस्ट एक ओपन बाउंड्री, एटलीस्ट एक वर्चुअल बाउंड्री। ठीक है। तो अगर ऐसा खुली भगोनी में पानी को गर्म कर रहा हूं, सुनना, इसमें क्या क्या भगोनी है?
और भगोनी के ऊपर मैंने प्लेट रख दी और ऊपर लोटी रख दी। लोटी जानते हो? ए स्पेशली डिजाइन स्टोन विच इज यूजिंग फॉर मिर्च बांटना। एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है जो मिर्च बांटने के लिए काम आता है, उसको बड़े प्यार से हम क्या कहते हैं, हाँ मतलब पत्थर होता है, मिर्ची बांटने काम आता है, वो इसके ऊपर रख दिया ताकि इसको अपनी जगह से हिलने नहीं दे। ठीक है सर, यही क्यों रखा है? किचन में इजीली अवेलेबल होता है, रख दिया इसके ऊपर। ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर मैं पानी की बॉइलिंग कर रहा हूँ, गर्म कर रहा हूँ, और एक मैंने पहले से गर्म की हुई चाय इसके अंदर भर दी, और ये थर्मस। बच्चों इसको बोलते हैं ओपन सिस्टम, इसको बोलते हैं क्लोज सिस्टम, इसको बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। किस आधार पर? कि इसके अंदर से मैं पानी की मात्रा भी कम ज्यादा कर सकता हूं, पानी और मिला भी सकता हूं, यानी मास चेंज हो सकता है। हीट यहां से भी जा सकती है और हीट यहां से भी जा सकती है, क्योंकि ये वॉल कैसी है? मेटल की वॉल है, मेटल की भगोनी है। तो बोलो वॉल कैसी है? सीमा कैसी? बाउंड्री, कंडक्टर की इंसुलेटर। तो इसके अंदर से हीट भी आ और हीट आ और जा सकता है। तो ऐसा सिस्टम जिसमें M और Q दोनों चेंज हो सकते हैं, दोनों एक्सचेंज हो सकते हैं, दोनों घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं, ऐसे सिस्टम को क्या बोलते हैं? ओपन सिस्टम। इसमें क्या बच्चों, आप पानी उड़ नहीं सकता, पानी जाएगा वेपर बन के ठंडा होकर वापस आएगा, यानी इसके अंदर से मास चेंज, न इसके अंदर मास अंदर आ सकता न बाहर जा सकता, इसके अंदर से मास एक्सचेंज नहीं हो सकता। लेकिन ये मेटल की है इसलिए हीट अंदर बाहर हो सकती है, मास एक्सचेंज हो सकता है नहीं, हीट एक्सचेंज हो सकती है यस। तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। और ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें से न तो मास बाहर जा सकता और न ही हीट बाहर जा सकती, और न ही मास अंदर आ सकता और न ही हीट अंदर आ सकती, कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ ये क्या है? आइसोलेटेड है, दुनियादारी से दूर है, इसके अंदर कोई भी एक्सचेंज नहीं हो सकता। इस आधार पर बच्चों सिस्टम 3 टाइप का होता है। इसको बोलते हैं बच्चों ओपन सिस्टम, खुला निकाय, ओपन सिस्टम। इसको बोलते हैं बच्चों क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम। और इसको बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते रे? इसको बोलते हैं आइसोलेटेड, विलगित निकाय, आइसोलेटेड सिस्टम। लिख लीजिए सिस्टम के 3 टाइप, खुला निकाय, बंद निकाय और विलगित निकाय। क्या परिभाषा बता सकते हो? लिखो भाई खुला निकाय की परिभाषा। वह निकाय जिसमें से द्रव्यमान एवं ऊष्मा, वह निकाय जिसमें से द्रव्यमान और ऊष्मा दोनों का आदान प्रदान संभव है, वह निकाय जिसमें से ऊष्मा एवं द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान संभव है, खुला निकाय कहलाता है। खुला निकाय कहलाता। बंद की लिख लो, बंद की परिभाषा। वह निकाय जिसमें से द्रव्यमान का आदान प्रदान संभव है, लेकिन नहीं, द्रव्यमान का आदान प्रदान संभव नहीं है लेकिन ऊष्मा का है। जिसमें से द्रव्यमान का आदान प्रदान द्रव्यमान का आदान प्रदान संभव नहीं है लेकिन ऊष्मा का आदान प्रदान संभव है, बंद निकाय कहलाता है। बंद निकाय कहलाता है। लिखना, इसमें लिखना, इसमें से ऊष्मा एवं द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान संभव नहीं है। ऊष्मा एवं द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान संभव नहीं है। ओपन सिस्टम, mass and heat both can be exchanged. Mass and heat both can be exchanged. Closed system, mass can't exchange, heat can exchange. Mass can't exchange, heat can be changed. Heat can be exchanged. Heat can be exchanged. An isolated system, you can say guys, in isolated system there is no any exchange of mass as well as heat.
In isolated system, guys, you can write as mass and heat both can't exchange. Both can't exchange. इसमें बच्चों बताओ, बाउंड्री के हिसाब से मैंडेटरी कंडीशन बताओ. एटलीस्ट वन बाउंड्री शुड बी ओपन. एटलीस्ट वन बाउंड्री शुड बी, इसमें एटलीस्ट वन बाउंड्री मस्ट बी कंडक्टर. एक बाउंड्री कम से कम क्या होनी चाहिए? कंडक्टर होनी चाहिए. इसकी ऑल बाउंड्री शुड बी क्लोज एंड शुड बी इंसुलेटर, तभी हीट एक्सचेंज नहीं होगा. बोलो क्लियर है क्या? ऐसा बोल सकते हो. एग्जांपल लिख लो ओपन सिस्टम का. बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन केटल, खुली केतली में पानी को गर्म करना. ओपन सिस्टम का एग्जांपल लिख लीजिए. बॉइलिंग ऑफ वाटर इन ओपन केटल, इसका लिख लीजिएगा बंद भगोनी में या प्रेशर कुकर में गर्म करना. और इसमें लिख लीजिएगा थर्मस फ्लास्क. थर्मस फ्लास्क, थर्मस फ्लास्क. क्लियर है क्या? तो ये बाउंड्री के हिसाब से बच्चों सिस्टम कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप. ओपन, क्लोज एंड आइसोलेटेड. खुला, बंद और बच्चों एक बात बताना, मेरे पास कॉपर की एक नलिका है. कॉपर की एक नलिका है, दोनों तरफ मैंने डाटा लगा दिया और इसके अंदर पानी भर दिया और मैं इसको गर्म कर रहा हूं. बताओ क्या है? ओपन है, क्लोज है? एक साइड से डाटा खोल दिया और इसके तीनों तरफ से मैंने सिलिकॉन की पेस्टिंग करके इसको थर्मल इंसुलेटर मटेरियल लगा दिया. समझ गए ना? मींस वी कैन चेंजेस टू द सिस्टम. कोई क्लोज है, जैसे मान लो खुद बंद भगोनी थी, उसमें से लोडी हटाई और वो प्लेट उठा दी तो क्लोज सिस्टम कैसा हो गया? थर्मस फ्लास्क का ढक्कन खोल दिया. आइसोलेटेड से सिस्टम कैसा हो गया? तो बाउंड्री चेंज करते ही सिस्टम का टाइप भी चेंज हो जाएगा. बोलो क्लियर है गाइस? नेक्स्ट डेफिनेशन लिखिएगा. नेक्स्ट, थर्मोडायनेमिक एंटिटीज. थर्मोडायनेमिक एंटिटीज उष्मा गति की राशियां. थर्मोडायनेमिक एंटिटीज सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों. थर्मोडायनेमिक एंटिटीज मतलब बच्चों आपने एक सिस्टम लिया और इस सिस्टम से जुड़ी हुई वो सारी प्रॉपर्टीज जिसको आप थर्मो में स्टडी करते हैं आर कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक एंटिटीज. किसी एक निकाय से संबंधित समस्त वे भौतिक राशियां जिनका हम ऊष्मा गतिकी में अध्ययन करते हैं क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? थर्मोडायनेमिक एंटिटीज ऊष्मा गति की राशियां कहलाती है. क्या क्या स्टडी कर सकते हैं? थर्मोडायनेमिक एंटिटीज क्या होती है? पी वी टी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर. सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, सिस्टम द्वारा किया गया वर्क डन, हीट, ऊष्मा. ठीक है. और उसके बाद बात करते हैं एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिव्स फ्री एनर्जी. ये सब ऊष्मा गति की राशियां है और इन सब के बारे में इंडिविजुअली 1 by 1 अपन थर्मो पढ़ते हैं. ये 3 ऊष्मा गति की राशियां थर्मोडायनेमिक एंटिटी आप फिजिक्स में पढ़ते हैं केटीसी में, और अपन पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री में जगह जगह पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज करते हैं. उसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की बात करते हैं. और बच्चों ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों थर्मोडायनेमिक्स में कॉमन है. इंटरनल एनर्जी, वर्क डन और हीट फिजिक्स के थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में पढ़ते हैं. ठीक है. और ये ओनली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं. इन तीनों थर्मोडायनेमिक एंटिटीज को पढ़ के इनमें जो रिश्ता है वो कहलाता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फ्लॉट. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. एक और होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और एक इनसे जुड़ा हुआ होता है स्लॉट, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. और एक होता है टलॉट. दिस इज होल थर्मोडायनेमिक्स. व्यू रचना पूरी थर्मो की मान लीजिए आप. थर्मो हम क्या पढ़ते हैं? इन सारी थर्मोडायनेमिक एंटिटीज के बारे में इंडिविजुअल पढ़ते हैं कि भाई हीट क्या होती है, वर्क डन क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, कैसी एंटिटी होती है, किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, उनको मैथमेटिकली कैलकुलेट कैसे करते हैं.
और एक थर्मोडायनेमिक एंटिटी दूसरे थर्मोडायनेमिक एंटिटी से जुड़ी हुई कैसे, इसके बारे में थर्मोडायनेमिक्स के लॉज बताते हैं। 4 लॉज है बच्चों। शून्यांकी नियम, प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, तृतीय नियम। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये चारों लॉ और ये सारी थर्मोडायनेमिक एंटिटीज ही थर्मोडायनेमिक्स है। तो थर्मोडायनेमिक्स एंटिटीज क्या हुई? वो सारी राशियां, वो सारी भौतिक राशियां जिनके बारे में हम थर्मो में पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक एंटिटीज। क्लियर है? ये गैस का प्रेशर, गैस का वॉल्यूम, गैस का टेम्परेचर, गैस की इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, हीट, गिव्स फ्री एनर्जी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ऑल दीज एंटिटीज जिनको कि एक सिस्टम के लिए अपन पढ़ते हैं उनको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक एंटिटीज। क्लियर है क्या बच्चों? ये फिजिक्स में पढ़ते हैं, शुरुआत की 6, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये ओनली केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसलिए थर्मोडायनेमिक्स थोड़ा सा फिजिक्स से ज्यादा डिटेल में केमिस्ट्री में। तो जब फिजिक्स में, केमिस्ट्री में अपन पहले पढ़ लेंगे, फिजिक्स में पहले अगर थर्मो पढ़ लेते तो केमिस्ट्री में शॉर्ट हो जाता है, केमिस्ट्री में पहले पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में, फिजिक्स की 99.9% चीजें यहीं पर अपनी कवर हो जाएगी। चलिएगा, तो लिखिएगा थर्मोडायनेमिक एंटिटीज क्या बोलेंगे? वे राशियां जिनका अध्ययन ऊष्मागतिकी में, वे राशियां जिनका अध्ययन ऊष्मागतिकी में किसी निकाय के लिए किया जाता है, किसी निकाय के लिए किया जाता है, ऊष्मागतिकी राशियां कहलाती है। लिख लो ये सारी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सारी सिस्टम के लिए। फिजिकल एंटिटीज which are studied in thermodynamics for a particular system is called as thermodynamic entities। किसी एक निकाय के लिए ऊष्मागतिकी में जिन जिन राशियों को पढ़ा जाता है वे समस्त राशियां क्या कहलाती है? ऊष्मागतिकी राशियां कहलाती है। बोलो क्लियर है क्या? एंटिटीज विच आर स्टडीड इन थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए पर्टिकुलर सिस्टम इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक एंटिटीज। एग्जांपल लिख लीजिए सारे, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, वर्क डन, हीट, एंथैल्पी, एंट्रोपी एंड गिव्स फ्री एनर्जी। और इनको आपस में, इन तीनों को जो आपस में जोड़ता है ना, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन तीनों में रिश्ता कायम करता है। जीरोथ लॉ ऑफ डायनेमिक्स टेम्परेचर को डिफाइन करता है, सिंपल सा एक स्टेटमेंट है। आएंगे सब आगे, मैं तो एक दिमाग में आपके एक मैपिंग कर रहा हूं कि अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं। क्लियर है क्या? इन तीनों में जो आपस में रिश्ता क्रिएट करता है वो फ्लोट कहलाता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इससे जुड़ा हुआ टेम्परेचर को डिफाइन करने वाला एक स्टेटमेंट होता है, बाउंड्री से जुड़ा हुआ। अभी जो मैंने बाउंड्रीज बताई ना, उसमें कौन सी बाउंड्रीज ले रहे हो, उस आधार पर टेम्परेचर को डिफाइन करने वाला लॉ होता है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और आपने पढ़ा हो अगर थर्मो, तो जो अपना कार्नोट इंजन है, वर्क हीट इंजन है ना, उसके बारे में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बनाता है। और थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक छोटा सा स्टेटमेंट है, सिर्फ केमिस्ट्री में उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारा मिला के अपन थर्मो में पढ़ने जा रहे हैं। अगला लिखिएगा प्रोसेस, अगली डेफिनेशन, प्रोसेस, प्रक्रम, प्रोसेस, प्रक्रम। व्हाट इज प्रोसेस? सी गाइस, ये सिस्टम है, निकाय कोई भी, ये इसकी पोजीशन फर्स्ट है, इस जगह पर है, पोजीशन फर्स्ट किसी एक जगह पर है। इस जगह पर इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है, इंटरनल एनर्जी U1 है, हीट Q1 है, W1 है। इन सब की ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सारी थर्मोडायनेमिक एंटिटीज फर्स्ट पोजीशन पर है। क्लियर है क्या? अब इनमें से किसी एक को या एक से ज्यादा को, बट कम से कम एक बदलनी चाहिए। एक को बदलते हुए इसको फर्स्ट पोजीशन से, इस सिस्टम को फर्स्ट पोजीशन से पोजीशन सेकंड में ले आओ, सेकंड में
इनमें से कोई भी एक बदल जाए बस, तो ये जो मैंने इसको यहां से यहां तक लाया ना, जो कांड किया ना, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। किसी भी सिस्टम को, किसी भी एक थर्मोडायनेमिक एंटिटी को चेंज करते हुए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर लेके जाना प्रोसेस कहलाता है। अब आप कैसे कैसे ले जा रहे हो? आप ऐसे ले जा रहे हो कि भाई इस जगह से उठा के इस जगह ले जाना, बस टेम्परेचर चेंज मत करना, तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाएगा। आपने बोला कि भाई इस पोजीशन से इस पोजीशन पे ऐसे ले जाना, इनमें से कुछ भी बदल लेना, सिर्फ हीट मत बदलना, एडियाबैटिक प्रोसेस हो जाएगा। आपने बोला इनमें से कुछ भी बदल लेना, केवल प्रेशर मत बदलना, आइसोबारिक प्रोसेस हो जाएगा। आपने बोला वॉल्यूम मत बदलना, समाइट्रिक प्रोसेस हो जाएगा। तो इनमें से किसी भी एक या एक से ज्यादा थर्मोडायनेमिक एंटिटी को चेंज करते हुए इस पोजीशन फर्स्ट से पोजीशन सेकंड में ले आऊं, तो इनको जो ले जाने की प्रक्रिया है ना, इस प्रक्रिया का नाम प्रोसेस है। प्रक्रिया को इंग्लिश बोलते हैं प्रोसेस, हिंदी बोलते हैं प्रक्रम। इसको उठा के यहां से यहां पे लेके गए, मान लीजिए बाकी सब कुछ एज इट इज है, बस इंटरनल एनर्जी U2 होगी तो T2 भी बदलेगा, टेम्परेचर T2 हो गया, ये दो बदल दिए, बाकी सब सेम है, तो ये कांड हो गए, ये प्रोसेस हो गया। अगर मैं ये सारे P1 V1 सब है, ये यहां पर भी सेम है, P1 V1 T1 U1 D1 है, तो सारे एज इट इज है, तो नहीं हुआ। यानी किसी भी एक सिस्टम को, किसी भी एक थर्मोडायनेमिक एंटिटी को बदलते हुए एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे लाते हो, तो ले जाने की ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड प्रक्रम प्रोसेस। और ये कई तरीके से हो सकता है। अगर मैं कहूंगी टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हुए इस जगह से इस जगह पे लेके जाइए, तो उसको आप बोलते हैं समतापीय प्रक्रम या आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आप प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए बाकी कुछ भी बदल जाए, तो प्रेशर एक कांस्टेंट रहना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट रखते हुए एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे ले जाते हैं, तो दैट इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबीय प्रक्रम। अगर आयतन कांस्टेंट रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाते हैं, उसको बोलते हैं सम आयतनिक या आइसोमेट्रिक या आइसोकोरिक प्रोसेस। और अगर आप हीट को चेंज नहीं होने देना चाहते, हीट सेम रहनी चाहिए, बाकी कुछ भी बदल जाए, तो उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस या उसको बोलते हैं आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। हीट नहीं बदली तो एंट्रोपी भी नहीं बदलती है, ये आपस में जुड़ी हुई है, और बात बाद में करेंगे। और बच्चों, अगर एक से ज्यादा चीजें कांस्टेंट रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह पे ले जा रहे हो, कई सारी चीजें कांस्टेंट रखते हुए, तो उसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। बोलो क्लियर है क्या? अब देखो, इस पोजीशन से आप पोजीशन सेकंड पे लेके गए, वहां पर हो गया P2 V2 C2 V2, फिर आप इस पोजीशन से वापस इस पे ले आए, आपने एक कांड किया, इसकी पोजीशन बदली और लास्ट में सारी चीजें सेम ले आए, तो इसको बोलते हैं साइक्लिक प्रोसेस। क्या बोलते हैं? साइक्लिक। इस जगह लौट के बदलू घर को आ गया, वापस सारी थर्मोडायनेमिक एंटिटीज एज इट इज ले आए, तो उसको साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। बात समझ में आई? तो आप जो कांड कर रहे हो ना, इसको प्रोसेस कहते हैं। लिखिएगा, प्रोसेस, प्रोसेस लिखिएगा। निकाय से संबंधित, निकाय से संबंधित, निकाय से संबंधित, से संबंधित, संबंधित एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक ऊष्मागति की राशि को, एक या एक से अधिक ऊष्मागति की राशि को बदलते हुए निकाय को एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर ले जाना, निकाय को एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर ले जाना प्रक्रम कहलाता है। निकाय को एक स्थिति से दूसरी स्थिति पर ले जाना प्रक्रम कहलाता है, प्रक्रम कहलाता है, प्रक्रम कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। यह निम्न प्रकार का हो सकता है, यह निम्न प्रकार का हो सकता है। लिख लीजिएगा कौन कौन से। When system
system attain position 1 to another position, position 1 to another position by changing in one or more than one thermodynamic entity, by changing in one or more than one thermodynamic entity is called as process. प्रोसेस कैसे कैसे हो सकता है? टाइम पहले लिख लीजिए, आईटी आइसोथर्मल, प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम। इसमें बच्चों टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, इस बात की गारंटी है। बाकी कुछ भी बदल जाए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, तभी जानते हो। दूसरा होता बच्चों समदाबीय, आइसोबारिक, क्या कांस्टेंट रहना चाहिए? प्रेशर कांस्टेंट। बाकी कुछ भी बदल जाए, प्रेशर P1 से P1 ही रहना चाहिए, प्रेशर नहीं बदलना चाहिए। आइसोबारिक। तीसरा होता बच्चों समाइसनिक, बोले तो आइसोमेट्रिक और आइसोकोरिक। क्या कांस्टेंट रहेगा? वॉल्यूम कांस्टेंट। एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में ले जाओ और वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है बच्चों। चौथा रुद्धोष में या एडियाबेटिक। क्या कांस्टेंट होना चाहिए बच्चों? हीट कांस्टेंट होना चाहिए। इसका एक दूसरा नाम और है सम एंट्रोपिक, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, इसी का नाम है। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। इसमें क्या कांस्टेंट होता है? हीट, और हीट कांस्टेंट होती है तो एंट्रोपी भी कांस्टेंट होती है बच्चों। आगे चल के पूछना पड़ेंगे, एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू हीट चेंज बटे टी होता है। तो अगर हीट में चेंज 0 तो एंट्रोपी में चेंज भी 0, एंट्रोपी में चेंज 0 तो एंट्रोपी क्या होगी? कांस्टेंट। इसलिए जब भी हीट कांस्टेंट होती है तो साथ में एंट्रोपी जो एस है वो भी कांस्टेंट रहेगा। इसको आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस बोलते हैं। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, हीट कांस्टेंट। एक बच्चों कुछ नाम और लिख लीजिए, इसको बाद में एक्सप्लेन करेंगे। एक होता है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक। चक्रीय, और एक होता है नॉन साइक्लिक प्रोसेस। इसके बारे में आगे बताएंगे। चक्रीय और अचक्रीय प्रक्रम, नाम बता रहा हूं क्या प्रोसेस ये होंगे। एक ऐसे होता है बच्चों रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। उत्क्रमणीय एवं अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, ये क्या होता है मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया, आगे बात करें। तो प्रोसेस कई टाइप का हो सकता है। प्रोसेस मतलब एक जगह से सिस्टम को उठा के दूसरी जगह पे ले जाना। लेकिन उठा के ले जाने का मतलब नहीं भगोनी को उठा के यहाँ पे रख दिया तो कांड हो गया ना। कांड थर्मो के हिसाब से होना चाहिए। थर्मो के हिसाब से होने का मतलब क्या है? थर्मो की जो एंटिटियां होती है, थर्मो के जो पैरामीटर्स होते हैं वो बदलने
चाहिए, चाहे प्रेशर बदल जाए, चाहे वॉल्यूम बदल जाए, चाहे टेम्परेचर बदल जाए, चाहे हीट बदल जाए, चाहे वर्क डन हो जाए, चाहे एंथैल्पी चेंज हो जाए, एंट्रोपी चेंज हो जाए, ये सब पता होनी चाहिए। इनको क्या क्या बोलते हैं, बस जल्दी से बता दो, बताओ। इसको गैस का प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर सभी जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? हीट। इसको वर्क डन। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? एंथैल्पी। इसको एंट्रोपी। और इसको गिब्स मुक्त ऊर्जा। तो ये सारी ऊष्मागति की राशियां हैं बच्चों, जिनको 1 by 1 हम पढ़ते हैं, जिनको 1 by 1 हम स्टडी करेंगे। लेकिन मैंने बोला कि ये तो 1 kg पढ़ लेते, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर के बारे में, ये सब थर्मो पढ़ेंगे। थर्मो में इन सब ऊष्मागति की राशियों के बारे में 1 by 1 पढ़ेंगे। पहला लिख लीजिएगा, पहली थर्मोडायनामिक एंटिटी जिसके बारे में अपने को डिटेल में पढ़ना है, इंटरनल एनर्जी, यू, आंतरिक ऊर्जा। सबसे पहली आंतरिक ऊर्जा, यू से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। कोई डिफाइन कर सकता है व्हाट इज यू? आंतरिक ऊर्जा मतलब एक सिस्टम है बच्चों, ये ना चलत में आम बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं कि इसके पास जितने भी प्रकार की ऊर्जाएं होती है, जितने भी टाइप की एनर्जीज होती है, सबको मिला के इंटरनल एनर्जी कहते हैं। एक सिस्टम के पास, सिस्टम क्या जिसको हम पढ़ रहे हैं, एक सिस्टम के पास जितने टाइप की ऊर्जाएं होती है उन सबको मिला के इंटरनल एनर्जी कहते हैं। लेकिन बच्चों गलत परिभाषा है, इसमें एक एनर्जी शामिल नहीं होती। कौन सी? पीवी। पी इंटू वी, ये भी ऊर्जा है, इसको पीवी एनर्जी कहते हैं, इसको थर्मोडायनामिक एनर्जी कहते हैं। इस एनर्जी को छोड़ दो, इसके अलावा जितनी भी ऊर्जा होगी, जितनी भी टाइप की एनर्जीज होगी, वो सब इंटरनल एनर्जी होगी। अब तो सच बता दूं तो इसके अलावा, पीवी एनर्जी के अलावा 2 ही एनर्जियां बचती है, गतिज और स्थितिज। तो यू में कहने को हम ये कहते हैं कि पीवी एनर्जी को छोड़ के बाकी सारी एनर्जियां जो होती है वो इंटरनल एनर्जी होती है। सच बात ये कि पीवी के अलावा 2 ही बचती है। बीवी के अलावा नहीं बोलो, अरे मैं ये नहीं बोल रहा बीवी के अलावा 2 बचती है, वहां तो 1 नहीं बचती, 0 बचती है ना। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ पीवी एनर्जी के अलावा 2 एनर्जी बचती है। तुम कहीं गाने में कुछ और सुन लो और सोचते रहो कि सर क्या बोल रहे, 2 बचती है, समझ गएगा। पीवी एनर्जी के अलावा किसी भी सिस्टम के पास कुल मिला के कितनी एनर्जी बचती है? 2। कौन सी? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। बात ध्यान सुनना, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों रखने के हिसाब से मत पढ़ना, इस टॉपिक को फील करने की कोशिश करना, फॉर्मूले आते तो फीलिंग के साथ ही याद हो जाएंगे। काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। अब बच्चों ये जो काइनेटिक एनर्जी है हमेशा गति के कारण होती है, गति के कारण मिलने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। गति 3 प्रकार की होती है। स्थानांतरणीय गति जिससे हम डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, जिसमें कण या बॉडी या सिस्टम या पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसको कहते हैं स्थानांतरणीय गति, ट्रांजिशनल मोशन, ट्रांजिशन किया। एक होती है रोटेशनल मोशन, जिसमें हम घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन करते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन। और एक होती है बच्चों वाइब्रेशन। कौन सी? तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, जिसमें पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो मोशन कितने टाइप की, और मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी कितने प्रकार की? 3। स्थानांतरणीय गति के कारण गतिज ऊर्जा, घूर्णन गति के कारण गतिज ऊर्जा और संपन्न गति के कारण गतिज ऊर्जा। बोले तो काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशनल मोशन एंड काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, इसी तरीके से बाकी पोटेंशियल एनर्जी। और बच्चों पोटेंशियल एनर्जी हमेशा जब सिस्टम होती ना, या हम गैस की बात करेंगे,
थर्मो मतलब गैस, केटीसी गैस में बच्चों पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ दो वजह से होती है, एक ही वजह से, मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन के कारण। और वो इंटरेक्शन दो प्रकार का होता है। पार्टिकल अगर दूर दूर है तो लगता है अट्रैक्शन, और एक लिमिट से ज्यादा पास आने के बाद लगता है रिपल्सन। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी या तो अट्रैक्शन के कारण होती है या रिपल्सन के कारण। ये सारी ऊर्जाएं मिलकर के इंटरनल एनर्जी बनती है, लेकिन इसमें पीवी ऊर्जा शामिल नहीं होती। किसी गैस को संपीड़ित किया तो उससे वर्क होगा, उसके लिए एनर्जी चाहिए। पीवी वर्क जो है ना, पीवी एनर्जी के कारण जो वर्क डन करते हैं या जो भी एनर्जी आती है वो एनर्जी इंटरनल एनर्जी का हिस्सा नहीं होता। कभी भूल जाओ ऐसी बात थी तो मेरी बात सुनना। एक और होता बच्चों, एक होता है एंथैल्पी। पता है थर्मो में मैक्सिमम थर्मोडायनेमिक एंटिटी की जो परिभाषा है ना वो उनके फॉर्मूले से बनती है। जैसे बच्चों आप में से कोई मुझे बता सकता है एंथैल्पी क्या होती है? एंथैल्पी सर जो हीट में चेंज होता है उष्मा आती है वो तो डेल्टा एच होता है, मैं ओनली एच पूछ रहा हूं। एंथैल्पी क्या होती है? दो बात बोल सकते हो, सर एंथैल्पी एच होती है, ये तो इसका सिंबल हुआ, तो बताओ एंथैल्पी क्या होती है? व्हाट इज एंथैल्पी? बता दो कोई, और ले जाओ गाने की धूमधाम में एक चॉकलेट। व्हाट इज एंथैल्पी? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं एंथैल्पी क्या होती है? कोई भी है? कोई माई का लाल कि लाल का माई? जय किशन है कि कोई? अब सिर्फ ये पूछ रहा हूं यार एंथैल्पी होती क्या है? जिसको इसका फॉर्मूला याद है ना वो बोल सकता है एंथैल्पी होती बच्चों U प्लस पीवी। अभी जो चर्चा कर रहा था ना कि पीवी एनर्जी को छोड़ के बाकी सारी एनर्जी इंटरनल एनर्जी होती है, तो इस बाकी सारी एनर्जियों में अगर पीवी एनर्जी भी जोड़ दूं तो एंथैल्पी हो जाएगी। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब U के अंदर पीवी नहीं है। मैंने क्या बोला कि U सारी एनर्जियों का समावेश है, लेकिन किसको छोड़ के? अगर U में पीवी एनर्जी भी जोड़ दूं तो क्या बन जाती है? एंथैल्पी। एंथैल्पी की बच्चों यही परिभाषा होती है। व्हाट इज एंथैल्पी? एंथैल्पी इज द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड पीवी एनर्जी। आंतरिक ऊर्जा एवं पीवी ऊर्जा के योग को एंथैल्पी कहते हैं। बात समझ आ रही? अरे बोलो, यही से परिभाषा थर्मो में मैक्सिमम परिभाषा फॉर्मूलों से बनती है। बात करेंगे तो कहने का मतलब बोलो, अब आपको ये याद हो गया ना कि U में पीवी जोड़ना है तो एच बन जाती है। तो अगर मुझे U बताना है इसका मतलब उसके अंदर पीवी नहीं है, क्योंकि U के अंदर पीवी जोड़ने से एच बन जाती है। इसका मतलब U के अंदर पीवी नहीं है, यानी टोटल ऊर्जाओं में से पीवी एनर्जी को हटा दे तो आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। अगर एक शब्द में खत्म करूं तो यूं कहना चाहूंगा समस्त नॉन पीवी ऊर्जाओं का योग, समस्त या यूं कहूं पीवी ऊर्जा के अलावा अन्य समस्त ऊर्जाओं का योग क्या कहलाती है? आंतरिक ऊर्जा। लिखो, लिख लो, वार्निंग मत तो लिखो, तुम तो लिखिएगा। आंतरिक ऊर्जा पीवी ऊर्जा के अलावा अन्य समस्त ऊर्जाओं का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। पीवी ऊर्जा के अलावा अन्य समस्त ऊर्जाओं का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। पीवी ऊर्जाओं के अलावा अन्य सभी ऊर्जाओं का योग आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। The sum of all energies except PV energy is called as internal energy. ठीक है, अब पीवी के अलावा कौन सी दो ऊर्जाएं होती है? काइनेटिक एंड, लेकिन एक्चुअली इंटरनल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एक्चुअली इंटरनल एनर्जी सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। वास्तव में आंतरिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। गतिज ऊर्जा और
और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। ओके, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। क्लियर है गाइस? अब मेरी बात सुनना, ये जो आंतरिक ऊर्जा है किसी भी एक सिस्टम की, सिस्टम के पास टोटल ऊर्जा कितनी है कोई नहीं बता सकता। एग्जैक्टली किसी के पास माल कितना है कोई नहीं बता सकता। पता नहीं मॉलिक्यूल के बीच कितना अट्रैक्शन है, कितना रिपल्शन है, किसी भी सिस्टम का यू कोई नहीं कैलकुलेट कर सकता। हाँ, इसमें होने वाला चेंज कैलकुलेट कर सकते हो आप। यू कभी कैलकुलेट नहीं कर सकते, डी यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लिखिएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू फॉर एनी सिस्टम कैन नॉट बी डिटरमाइंड। किसी भी प्रक्रम की कुल आंतरिक ऊर्जा का निर्धारण संभव नहीं होता। किसी भी निकाय की कुल आंतरिक ऊर्जा का निर्धारण संभव नहीं होता। डिटर्मिनेशन ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ओनली चेंज इन यू कैन डिटरमाइन, ओनली चेंज इन यू कैन डिटरमाइन। केवल यू में होने वाला परिवर्तन निर्धारित किया जा सकता है, यू में होने वाला परिवर्तन निर्धारित किया जा सकता है, निर्धारित किया जा सकता है। चलिए बच्चों, इसके आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे।